तो हमारे साहब ये अब जो 13,000 अरब का ये टारगेट है, अगर इसमें कोई शॉर्टफॉल रह जाता है, ये पूरा नहीं हो पाता, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जब अगला बजट आएगा तो उसमें सैलरीड क्लास पर से ये टैक्स कम हो सके? जो बयान इस वक्त वजीर खजाना की तरफ से आया है वो आपको रियलिस्टिक लग रहा है? उनकी अप्रोच लग रही है कि वो आगे इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, बजाय तो यही लग रहा है कि शॉर्टफॉल रहेगा और शायद एडवांसेस लेके थोड़ा बहुत ये लोग दे माइट ब्रिज द गैप टू एन एक्सटेंट, मगर फुली तो मेरा नहीं ख्याल ये लोग अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त भी जब ये टारगेट सेट हो रहा था, मेरा यही आजिज़ राय थी कि उस वक्त भी एक मुझे टैक्स गैप नजर आ रहा था। आज वो बढ़ गया है वो टैक्स गैप, तो बट ठीक है, चलें। ये एडवांसेस लेके जो है रिपोर्टेडली तो यही है कि एडवांसेस लेके इन्होंने शॉर्टफॉल को कम किया है, मगर अल्टीमेटली तो देखें हम कब तक ये एडवांसेस जो है ना ये बड़ी कंपनियों से और लेते रहेंगे। हमें अगर एक्चुअली में निज़ाम को फिक्स करना है तो हमें ट्रू टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ना इसके के बजाय इसके के हम एडवांसेस जो है ना कंपनियों से और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वगैरह जो भी हैं उनसे ले लेके हम उस शॉर्टफॉल को कम करें। सही। और हमारे साहब, इसका मार्जिन या स्पेस हुकूमत के पास मौजूद है सैलरीड पर्सनस के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए? और कोई ऐसा ऑल्टरनेट तरीका या इन 3-4 महीनों में कोई ऐसी रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है कि सैलरीड क्लास पर से ये बोझ कम हो सके थोड़ा सा? देखिए, रिफॉर्म इज नॉट समथिंग दैट इज डन ओवरनाइट। ठीक है, गुंजाइश पहले थी कि एडिशनल टैक्स ना लेवी किया जाए सैलरीड क्लास पे। ये मैं कुछ सेमिनार्स में भी बहैसियत एक पैनलिस्ट कह चुका हूँ कि जब आरआरएमसी की तजवीज़ें इनके टेबल पे रखी गई थी, तो अगर उनमें से कुछ एक या दो ही मेजर सिर्फ उस वक्त जो है इम्प्लीमेंट कर देते तो 400 से 600 अरब रुपए एडिशनल इकट्ठा हो सकता था। अगर वो उस वक्त राइट टाइम पे राइट मेजर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया होता तो जो है सैलरी क्लास पे ये बर्डन बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। जहां तक रहा आपका सवाल कि रिमाइंडर 3 या 4 महीनों में इनके पास कोई स्पेस है, मेरा नहीं ख्याल कोई स्पेस है, क्योंकि आप खुद देखें एक सेक्टर जिसने पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब ज्यादा टैक्स भरा है, तो आप दैट इज अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्योंकि देखिए सबसे इजीएस्ट जो है ना कलेक्शन है सैलरी क्लास की, एट सोर्स एम्प्लॉय डिडक्ट कर लेता है। बहुत 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 मिनिमल चांस होता है इसमें टैक्स एवेजन का या टैक्स फ्रॉड का। तो मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई स्पेस है, और मेरा नहीं ख्याल ये करना भी चाहेंगे, क्योंकि अगर लेट से अभी भी अगर शॉर्टफॉल इन्विजन कर रहे हैं, अगर ये कोई रिलीफ देने की कोशिश भी करे तो हो सकता है वो शॉर्टफॉल में इजाफा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पाक मुल्क कंगाली के रडार पर खड़ा 13,000 करोड़ के कर्ज में दबा पाक हुकूमत शहबाज शरीफ का क्या होगा, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज देखें, एक हिस्टोरिकल डे इसलिए है कि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही है थोड़ी देर के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और आज वो डॉक्यूमेंट साइन होने जा रहा है जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। उसको एक कोई एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, उसको कोई डील भी कहा जा सकता है, या उसको कोई सरेंडर डॉक्यूमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो कल इससे पहले जो मुलाकात हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म की, मैंने ये बात की थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है एक मकबूल अपने यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, अभी इलेक्ट हुए हैं कुछ अर्सा पहले, लेबर पार्टी वापस आई है, और वो उन्हें किसी तरह से भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये सूरत हाल डिवेलप होगी बरतानिया में अचानक। बरतानिया में, यूरोप में, पूरी दुनिया में, लेकिन कल जो उनकी मीटिंग हुई है बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की, दोबारा से कोरियोग्राफ्ड मीटिंग जिसमें कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी मनवा सके हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट मैक्रोन इससे पहले गए और आज उन्होंने यूरोप के लीडर से बात की है। पुर्तगाल में शायद आज हैं वो, यूरोप के लीडर्स को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई। लेकिन जो बरतानिया की जो ताल्लुकात हैं वो ट्रांस अटलांटिक, वो एक अलग है। यूरोप के कुछ और मामलात हैं, बरतानिया अलग अलग मुल्क के साथ अमेरिका के अलग ताल्लुकात हैं, लेकिन बरतानिया के अलग से ताल्लुकात हैं। अब कल जो
मीटिंग हुई है इनकी, तो उस मीटिंग में पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में उनकी जो टीम है और बाकी जो लोग वहाँ पे उनके इनर सर्कल्स में, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो विजुअल्स के ऊपर फैसला करते हैं। यानी विजुअल्स से मुराद ये कि तस्वीर, मैप्स, बजाय इसके कि वो बड़ी फाइल्स पढ़ें, विजुअल्स, बिल्डिंग्स, इमारतें, लोग, शख्सियात, पर्सनैलिटीज़ को जज करते हैं। यानी वो फाइलें उठा के नहीं पढ़ते, विजुअल्स के ऊपर वो ज़्यादा फैसले करते हैं। तो जो दिन वहाँ पे जो अपोजिशन जमात इस इत्तेहाद से बाहर हुई, आज मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो पहले कही थी, ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद बन गया है, जो अपोजिशन जमात अगर इस इत्तेहाद से बाहर हुई तो आप एक बात को ज़हन नशीं कर लीजिएगा, एक बात को लिख के रख लीजिएगा, उसका वोट बैंक, उसकी सियासी कुव्वत और उसका सियासी वजूद खतरे में पड़ जाएगा। उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। अगर 5 जमातें एक जगह खड़ी हैं और एक सियासी जमात एक जगह खड़ी है, तो लोग समझेंगे जो साइड पे खड़ी है ना वो अपोजिशन नहीं है, वो हुकूमत का ही एक विंग है जो अपोजिशन को इकट्ठा नहीं होने दे रहा, जो गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन। ये आपको मैं बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहता हूं। आप शाहिदा खान बासी के पास बंदे अवामी ताकत है या नहीं उसे साइड पे कर दे, वो एक शख्सियत है। अख्तर मेंगल एक नाम है, उनका एक वोट बैंक है बलोचिस्तान के अंदर। इसी तरीके के साथ जमात इस्लामी आ गई है, तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज्यादा वोट बैंक है। जब अपोजिशन इत्तेहाद बनता है तो बहुत से और भी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, छोटी छोटी जमातें शामिल हो जाती हैं। जीडीए के पास बहुत बड़ी पावर है सिंध के अंदर, तो फिर जब ये सारी अमल हो जाएंगी, कोई एक जमात बाहर रह जाएगी और बाहर रह के वो कहती है मैं शामिल नहीं होती, और वो शामिल ना हो के अगर हुकूमत की मुखालफत करेगी तो लोग कहेंगे कि ये आपस में मिले हुए हैं, एक कर रहे हैं, और अगर वो हुकूमत की हमायत करेगी तो वैसे बेरा गर्क हो जाएगा। दोनों सूरतों में उसको नुकसान होगा। जो है उसके तमाम के तमाम जो लीडरशिप है, 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनाई। अब जारी बात है, वो कहते हैं जी हमने तो अ बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है, और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को, कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज ऑल बिजनेस शुरू हुए हैं, और थैंक यू सो मच आप तमाम ही लोगों का, और जो इस वक्त आ रहे हैं। और ये जरूर है कि आज हम बात करेंगे जी अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए थे। जी हाँ, उनके बारे में आपने यकीनन पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और कई लोग अपनी वीडियोस कर भी चुके होंगे। ये देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनका छाता पकड़ा हुआ है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये वही छाता है जो एक बार शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है कि यूरोप गए थे और वहां पर कोई लेडी थी, उनसे छाता ले लिया था। तो कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये वही छाता है या ये वही अम्ब्रेला है
तो उसमें जी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वापस कर दिया था, वो छाता वापस कर दिया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और ये अपना पर्सनल छाता लेकर या अपने पर्सनल अम्ब्रेला लेकर और इनको रिसीव करने के लिए, यानी कि जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है वो आए थे, उनको रिसीव करने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे। कई तरह के MOU साइन किए, हमेशा की तरह। एक तो हम लोग MOU बहुत साइन करते